वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में अभी जो आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे जो भी चैप्टर चल रहा है वो मेंसुरेशन का है। और मेंसुरेशन आप लोगों के मैथ में बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेंसुरेशन में मैं आपको पॉलीगन, रेक्टेंगल, सर्किल, ट्रायंगल, हर एक चीज ये कैसे सॉल्व होती है और कैसे इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली निकल के आते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो उससे पहले आप इसका बेसिक क्लियर करिए। और जो भी बच्चे न्यू बिगनर हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करें मेंसुरेशन की, तो मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको देखें। और ये आज मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो पॉलीगन पे और सर्किल पे रहेगा। तो बिना देरी किए, चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चालू करते हैं। तो मैं कल आपसे पॉलीगन की बात कर रहा था, मतलब पॉलीगन में रेगुलर पॉलीगन की। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन वह आकृति है, समबाहुभुज जिसको बोलते हैं, समबाहुभुज वह आकृति है जिसकी सभी भुजाएं, जितनी भी भुजाएं हैं, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी भी हैं, 8 हो, 10 हो, वो जितनी भुजाएं वो पूरी बराबर रहेगी। तो समबाहुभुज का पहला रूल है कि उसकी सभी भुजाएं बराबर रहेगी। अगर भुजाएं बराबर हैं तो इंटरनल एंगल या तो एक्सटर्नल एंगल आपस में बराबर होंगे। मैं ऐसा भी कह सकता हूं, अगर भुजाएं बराबर हैं तो उसका इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। अगर एक भुजा का इंटरनल एंगल 35 है तो दूसरी भुजा का भी इंटरनल एंगल 35 ही होगा। ठीक है, तो बिना देरी किए मैं चालू करता हूं रेगुलर पॉलीगन में। अब मैं आपसे बात करता हूं इन ए रेगुलर पॉलीगन, इन ए रेगुलर पॉलीगन एक समबाहुभुज में डायगोनल निकालना हो। डायगोनल यानी विकर्णों की संख्या आपसे क्वेश्चन पूछ देता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या आपसे पूछ देता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको आना चाहिए। अगर रेगुलर पॉलीगन में आपसे पूछ लेता है कि विकर्णों की संख्या क्या है, तो नंबर ऑफ डायगोनल के लिए आपको कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल के लिए आपको करना क्या है, मैं एक फार्मूला आपको बता देता हूं। n माइनस 3/2 ये नंबर ऑफ डायगोनल के लिए फार्मूला होता है। जो नंबर ऑफ डायगोनल होता है, विकर्णों की संख्या है, उसके लिए फार्मूला होता है n माइनस 3/2। अब n क्या है? n उसमें दी गई भुजा है, n उस आकृति में, उस शेप्स में दी गई भुजा होगी। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि मेरे पास अगर n बराबर 4 है, तो अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि n बराबर 4 है तो नंबर ऑफ डायगोनल बताइए। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे, मुझे ये चीज बताइए। कि मैं आपसे बोल देता हूं कि मेरे पास भुजा जो दी गई है वो 4 है, भुजाओं की संख्या कितनी है? 4 है। तो विकर्णों की संख्या बताइए। तो विकर्णों की संख्या बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली इस फार्मूले में आप पुट कर दीजिए उसको। इस फार्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n पहले रख देंगे, n बराबर कितना है? 4 और n माइनस 3, 4 माइनस 3/2। भाई नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है तो ये चीजें, और ये चीजें डायरेक्टली एग्जाम में आपकी निकल के आ रही है। नंबर ऑफ डायगोनल के लिए ये फार्मूला है n माइनस 3/2। ये क्या है? ये विकर्णों की संख्या निकालने का फार्मूला है। यहां से क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 में 3 तो 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि आपसे मैं अगर बोल देता हूं कि n बराबर 4 है, अब n क्या है कोई मुझे बता सकता है? n भुजाओं की संख्या है। और मैं आपसे बोल देता हूं कि मेरे पास एक चतुर्भुज है, इसमें कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं, 1 2 3 4। अगर मेरे पास ये 4 भुजाएं हैं तो आपसे मैं इसमें पूछ लेता हूं कि इसमें कितने विकर्ण डाले जा सकते हैं, तो आप कहोगे सर इसमें केवल 2 विकर्ण डाले जा सकते हैं।
और यही दो विकल्प तो यहाँ निकल के आया कि अगर n बराबर 4 है तो नंबर ऑफ डायगोनल क्या होगा। मैंने आपसे पूछा है कि n बराबर अगर 4 है, भुजाओं की संख्या अगर 4 है तो विकर्णों की संख्या बताइए। तो यहाँ विकर्णों की संख्या कितनी है? 2, 1 और 2, और यही आपका आंसर निकल के आया है। तो अगर चतुर्भुज में आप विकर्णों की संख्या पूछता है तो 2, अगर n बराबर बोल दिया 8, कुछ भी मान लीजिए, अगर आपसे बोल देता है n बराबर 8, इसके लिए नंबर ऑफ डायगोनल बताइए, इसके लिए नंबर ऑफ डायगोनल आप बताइए। तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, उसी फार्मूले में रख दीजिए n माइनस 3/2। इस फार्मूले में आप रखेंगे तो n कितना है हमारे पास? 8, और n माइनस 3 कितना हो जाएगा? 8 माइनस 3/2। क्लियर है? समझ में आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? रेगुलर पॉलीगन से एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन और जितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं वो डायरेक्टली मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? तो इसको यहाँ सॉल्व कर दीजिए। 8 और ये हो जाएगा 5/2, तो आप डायरेक्टली कर दीजिए 40/2, यहां से निकाल दीजिए 20। और अगर हमारे नंबर ऑफ आर्म्स यानी भुजाओं की संख्या 8 है तो नंबर ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा? 20। यही आपका आंसर है। ये डायरेक्टली एग्जाम में आपके निकल के आता है और ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो रेगुलर पॉलीगन से जितने भी क्वेश्चन और जहां जहां से आपसे पूछे जा रहे हैं मेंसुरेशन पे, मैं डायरेक्टली आपको कराऊंगा। लेकिन मैं एक और रिपीट करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि वीडियो को पूरा वॉच करिए। अगर पूरा वॉच करेंगे तो आपके समझ में आएगा, अदरवाइज आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं, ठीक है? क्लियर है? अब आगे मैं आपसे बात करता हूं। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि मुझे विकर्णों की संख्या दे देता है, किसी आकृति में विकर्णों की संख्या दे देता है, मैं बोल देता हूं कोई क्वेश्चन है मेरे पास, लिख लीजिए किसी आकृति में विकर्णों की संख्या हमको दे दिया है। विकर्णों की संख्या 135 है, मैं मान लेता हूं। तो n बराबर क्या होगा? n मैंने आपको बताया है n क्या है, n तो हमारी भुजा है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? किसी आकृति में अगर विकर्णों की संख्या 135 है तो उसकी भुजाओं की संख्या बताइए। भुजाओं की संख्या निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसी फार्मूले में रख दीजिए n माइनस 3/2 बराबर 135 कर दीजिए। क्लियर है? अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें पहले आपको प्रैक्टिस से क्या चीजें देखना पड़ता है। ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो ये डायरेक्टली अगर आप इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं तो इक्वेशन से हो सकता है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट तो आपका इक्वेशन है, इक्वेशन। दूसरा ऑप्शन क्या रहता है? ऑप्शन से आप सॉल्व करें। तो मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। क्यों? मैं बता देता हूं क्यों बेस्ट रहेगा। ऑप्शन क्यों बेस्ट रहेगा, इक्वेशन क्यों बेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है? मैं आगे अगर आप इससे सॉल्व करता हूं तो ये क्या हो जाता है, यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3n, n स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3n बराबर 135 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इस n से इसमें मल्टीप्लाई किया हमने तो n स्क्वायर हो गया। दोबारा मैंने n से 3 में मल्टीप्लाई किया, माइनस 3n हो गया। अब इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई तो होगा, अपमान में यहां लिख दीजिए जिसको समझ में नहीं आता है। तो यहां से हो जाएगा 270। क्लियर है? अगर मैं इसको इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 270 बराबर 0। ये एक इक्वेशन का रूप ले लिया है। और इक्वेशन ऐसा हो गया तो ऐसा क्यों हो गया मैं बता रहा हूं कि इक्वेशन से आप सॉल्व करेंगे तो इसका फार्मूला क्या है इक्वेशन सॉल्व करने का, कि इस 3 को, इस 270 को ऐसे भागों में तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर 3 आए, जोड़ने या घटाने पर 3 आए, और मल्टीप्लाई करें उन दोनों संख्या का तो 270 आए। समझ में आ रहा मैं क्या समझा रहा हूं कि इस 270 को आप ऐसा डिवाइड करिए, ऐसे इसको
मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड करिए कि जोड़ने और घटाने पर 3 आ जाए। तो मैं आपसे डायरेक्टली कह सकता हूं, जिसको पता चल जाता है तो ठीक है, नहीं पता चलता है तो उसके लिए मैं ऑप्शन बता रहा हूं कि इक्वेशन से आपसे नहीं बनता है तो आप ऑप्शन भी रख सकते हैं। अगर वहां दे दिया 12 15, 13 15 दे दिया, 18 15 दे दिया, तो आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना, आपको रख के ट्रायल ले लेना है। लेकिन कुछ ऑप्शन उसमें से ऐसे रहेंगे जो दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 3 आएंगे, तो वो ऑप्शन तो पहले से कैंसिल रहते हैं। ठीक है, बचे हुए जो ऑप्शन आपके पास रहते हैं उनसे सॉल्व करना है। तो मैं आपसे कह सकता हूं यहाँ पे मतलब 18 और 15 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनको घटाने पर 3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 270 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे बोल देता हूं यहां से आप इसको कर दीजिए -18n प्लस का 15n -270। अब मैं आपसे बोल देता हूं यहां अगर माइनस डिनोट कर रहा है, इस जगह में अगर माइनस डिनोट कर रहा है, यहाँ पे अगर संख्या माइनस है ना, तो जो भी आप बड़ी संख्या लोगे, जिन दोनों में बड़ी संख्या लोगे उसमें आपको माइनस ही पुट करना पड़ेगा। कभी भी ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि आगे आप सॉल्व करेंगे तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर यहाँ पे माइनस डिनोट करता है तो यहाँ जो भी बड़ी संख्या होगी वो पहले माइनस डिनोट करेगी। क्लियर होगा क्या? अगर माइनस डिनोट नहीं करेगी तो आपका इक्वेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस भाग को हम ऐसे लिख सकते हैं, आप बाद में निकाल लीजिएगा। लेकिन ऐसे आकृति में अगर विकर्णों की संख्या दिया है समबाहुभुज में, पॉलीगन में, तो आपको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली ऑप्शन टिक में जाना। टाइम लग सकता है, अगर आपको नहीं आता है तो टाइम लगाना सही है, लेकिन अगर आप गलत करके आएंगे तो वो गलत ही रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन रख के आप देख लीजिए, कुछ नहीं है ऑप्शन, जिसमें ऑप्शन वही रखना है आपको जिसको जोड़ने घटाने पर 3 आ जाए। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? एग्जैक्ट चीजें जो बता रहा हूं आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो बोलना भूल जाता हूं, लेकिन जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अब मैं आपसे बात करता हूं कि जो रेगुलर पॉलीगन है ना, जो रेगुलर पॉलीगन है उसका कुछ एरिया भी होता होगा, उसका कुछ क्षेत्रफल भी होता होगा। तो मैं आपसे बात करता हूं एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन। एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, समबाहुभुज का क्षेत्रफल। समबाहुभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो मान लीजिए हमारे पास कोई ये पॉलीगन है, पॉलीगन बना लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए इसको, ठीक है, तो लिखने में अच्छा रहेगा। हमारे पास कोई ये पॉलीगन है, यहां से इसको ऐसे कर दीजिए और इसको यहां से ऐसे कर दीजिए, ठीक है, फिर इसको यहां से ऐसे कर दीजिए और ये यहां से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है? मैं मान लेता हूं ये मेरा एक रेगुलर पॉलीगन है और इसकी जितने भी एंगल है ना, भुजाएं और एंगल, भुजाएं इसकी सब बराबर कर दीजिए आप, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है और रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये है उसकी सभी भुजाएं बराबर रहेंगी। क्लियर है? ये रेगुलर पॉलीगन है, इसमें सभी भुजाएं आपकी बराबर है। ठीक है, समबाहुभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है। अब मैं आपसे बोल देता हूं कि समबाहुभुज का क्षेत्रफल मेरे से आपसे पूछता है, इसका एरिया क्या होता है? तो इसका एरिया क्या होता है? 1/2, 1/2, थोड़ा सा बड़ा लिखिए, 1/2 इंटू पॉलीगन का परिमाप कर दीजिए इसमें। पॉलीगन का परिमाप गुणे लंबवत ऊंचाई। अब मैं बता रहा हूं, सब चीजें पूरी डिटेल कर दूंगा, आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें क्यों है। ठीक है, अब एक बात मुझे बताइए कि अगर हमारे पास ये आकृति है, हमारे पास ये शेप्स है,
तो इसका कुछ परिमाप होगा, इसका कुछ डायमेंशन होगा, इसकी कुछ रेडियस होगी। मैं अगर आपसे बोल देता हूं कि ये मेरा सेंटर है और यहां से जो मैं लाइन खींच रहा हूं ये आर है, ये एक रेडियस है। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? और अगर ये रेडियस है ना तो यही पॉलीगन की लंबवत ऊंचाई होगी। क्लियर हुआ क्या? अगर ये मेरा सेंटर है, सेंट्रॉइड है, ये मेरा केंद्र बिंदु है, केंद्र है, यहां से मैं एक लाइन इस भुजा में डालता हूं इस केंद्र से, तो वह इस समबाहुभुज की, इस पॉलीगन की एक त्रिज्या होगी और वो त्रिज्या ही लंबवत ऊंचाई है पॉलीगन में। पॉलीगन का परिमाप या किसी भी आकृति का परिमाप कैसे निकालते हैं? किसी भी आकृति का परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं पता है? किसी भी आकृति का परिमाप निकालने के लिए परिमाप वही चीजें हैं कि अगर आपके पास कोई आकृति है, आपके पास कोई शेप्स है और यह यहां से लेके और वापस यहां तक आने में कितनी दूरी तय करती है, वही उसका परिमाप है। समझ में आ रहा है? मतलब कि आप डायरेक्टली कर देते हो चारों भुजाओं का योग, तो इसमें जितनी भुजाएं 1 2 3 4 5 6, तो 6 भुजाओं का योग हो जाएगा और वही इसका परिमाप होगा। क्लियर है क्या? तो उस परिमाप का आधा और इसकी त्रिज्या वही इस समबाहुभुज की, एक पॉलीगन की, एक रेगुलर पॉलीगन का एरिया हो जाएगा। क्लियर है क्या? इतने सरल भाषा में समझा रहा हूं, इससे सरल भाषा में भी कोई आपको समझाएगा नहीं। क्लियर है? अगेन रिपीट करता हूं कि जो पॉलीगन का परिमाप होता है उसका आधा, जो इस बहुभुज का परिमाप होगा उसका आधा, और उस पर डाली गई लंबवत रेखा मतलब उसकी त्रिज्या ही इसका क्षेत्रफल होगा रेगुलर पॉलीगन। एक और है, अगर आपको याद रहे तो दूसरा एरिया इसका क्या होता है? n/4 a स्क्वायर cot π/2, ये भी इसका फॉर्मूला है cot π/2। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग याद रख लीजिए कि रेगुलर पॉलीगन समबाहुभुज का क्षेत्रफल बोल देता है, तो ऐसा है। cot 90 डिग्री है, π/2 लिख लीजिए, π/2 नहीं होगा, π/n होगा, भुजाओं की संख्या की होगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपसे बोल देता हूं जो n है, यहां n है, ये भुजाओं को डिनोट करेगा, n भुजाओं की संख्या है। n क्या है? लिख लीजिए, भुजाओं की संख्या है, n भुजाओं की संख्या है। और जो a क्या है वो भुजा को डिनोट करता है, जो इसकी एक भुजा होगी उसको डिनोट करेगा। जो a है ना, n इसकी भुजाओं की संख्या है और जो a है वो भुजा को डिनोट करेगा। क्लियर है क्या? एग्जैक्ट चीजें आपके एग्जाम में ऐसे निकल के आएगी। और मैं अगेन रिपीट करता हूं, अगर इतनी सरल भाषा में आपको कोई भी समझाए तो आप मुझे बता देना। पॉलीगन का परिमाप और लंबवत ऊंचाई का आधा ही रेगुलर पॉलीगन का एरिया होता है। ये मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार एग्जाम में, तो लेंथी ना समझे, ये क्वेश्चन को डायरेक्टली आप रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं चर्चा करूंगा थोड़ा सा बेसिक इस पे, सर्किल। अब मेरा रेगुलर पॉलीगन यहां से कंप्लीट हो चुका है, अब मैं बात करूंगा सर्किल। ठीक है, तो सर्किल की मैं अगर बात करूं, वृत्त की बात करता हूं आपसे, तो मैं यहां पे एक वृत्त बना देता हूं। सपोज मेरा एक वृत्त यहां पे हो जाएगा, बराबर तो नहीं बना है पर ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारा एक वृत्त है और वृत्त में, वृत्त का मतलब क्या है कि किसी भी बिंदु से कोई हमारा केंद्र बिंदु है, उस केंद्र बिंदु बेस मानते हुए, आधार मानते हुए उसके चारों ओर समान दूरी पर खींची गई जो रेखा है वो क्या हो जाएगी? वह एक वृत्त हो जाएगी। मान लीजिए कि हमारा एक सेंटर है, ये एक केंद्र है, तो इस केंद्र से अगर मैं यहां पे कोई लाइन खींचता हूं, यह क्या हो जाएगी? ये एक त्रिज्या हो जाएगी, यह एक
रेडियस डिनोट करेगी। क्लियर है क्या मैं क्या समझा रहा हूं? इस वृत्त में अगर मैं इस केंद्र से यहां तक कोई भी रेखा खींच रहा हूं, यानी कि केंद्र से उसकी भुजा में, यानी कि केंद्र से उसकी परिधि में खींची गई कोई भी भुजा है, वो है रेडियस को डिनोट करेगी। किसको डिनोट करेगी? याद रखिएगा हमेशा वह रेडियस। तो केंद्र में कोई, वृत्त में कोई त्रिज्या होगी, कोई केंद्र होगा। ये दोनों चीज आपको पता चल गई। पहले केंद्र होगा तो ही त्रिज्या आएगी। मैं अगेन रिपीट करता हूं, जिसको समझ में नहीं आए तो वो दोबारा देख ले, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोल देता हूं कि मेरे पास यहां पे कोई एक वृत्त है, ठीक, इस वृत्त में अगर मैं यहां से यहां तक कोई लाइन खींच देता हूं, इस जगह से इस लाइन यहां तक कोई लाइन खींच देता हूं और मैं इसको ए बी डिनोट कर देता हूं, मैं इसको ए बी डिनोट करता हूं, तो क्या मैं आपसे नहीं कह सकता कि ये वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। इसको इंग्लिश में कॉर्ड बोला जाता है और इसको जीवा बोलते हैं। यानी कि वृत्त के एक बिंदु से वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक मिलाने वाली रेखा को हम कॉर्ड कहते हैं, जीवा कहते हैं। अगर वृत्त में पूछ ले आपसे कि यहां मान लीजिए मेरा सेंटर है और यहां से यहां मैं एक लाइन पुट करता हूं, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं, और यहां से मैं पूरी लाइन पुट कर देता हूं, तो इसको क्या बोलेंगे? ये आर है और इधर भी आर है, तो ये 2r नहीं हो जाएगा क्या? और ये जो रेखा मैंने खींचा है ना, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, जिसको हम व्यास बोलते हैं, ठीक है। इसको हम डायमीटर से डिनोट करते हैं और इसका सबसे बड़ा रेगुलेशन क्या है पता है? कि यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी, जिसको हम डी बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, जिसको हम डी बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी, जिसको हम व्यास बोलते हैं, ठीक। अगर आपसे पूछ ले कि ये एक वृत्त है, ये हमारा एक सर्किल है, ये हमारा एक सर्किल है, ठीक है, तो इस सर्किल में कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? ये सब क्वेश्चंस डायरेक्टली निकल के आते हैं आप लोगों के एग्जाम में। तो मैं आपसे बोल देता हूं कि एक वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, तो आपको बोल देना है कि सर जी इसमें अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। आप कहीं से भी खींच सकते हैं, आप यहां से खींच दीजिए, यहां से खींच दीजिए, यहां से खींच दीजिए, कहीं से भी खींच दीजिए, एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। क्लियर है? मैं अगर आपसे यहाँ एक सर्किल बना के पूछ लेता हूं कि ये मेरा एक सर्किल है और इस पर मैं कोई रेखा जो वृत्त को स्पर्श करते हुए खींच रहा हूं, मैं इसको नाम दे देता हूं PQ। तो यह क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, यह एक स्पर्श रेखा है। मैं अगर आपसे पूछ लेता हूं कि ये लाइन में अगर खींच देता हूं तो ये क्या है? तो ये एक स्पर्श रेखा है, इसको टेंजेंट बोलते हैं, इसको टेंजेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। यानी वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है, इसलिए इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बोल देता हूं कि इसी वृत्त में मैं एक लाइन ऐसे खींच देता हूं जिसको मैं x और y नाम दे देता हूं, तो यह क्या हो जाएगा? यह वृत्त की एक प्रतिच्छेदन रेखा होगी। यह वृत्त में क्या हो जाएगी? प्रतिच्छेदन रेखा हो जाएगी, जिसको हम इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं, इंटरसेक्शन लाइन बोलेंगे। क्लियर है? तो ये चीजें बेसिक है, आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसमें बेसिक क्लियर करा रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं कि डायमीटर इस वृत्त की सबसे बड़ी, किसी भी वृत्त का जो व्यास है उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। जी आपकी स्पर्श रेखा है, ये प्रतिच्छेदन रेखा है। अगर एक वृत्त है
तो उसमें पहले सेंटर होगा, उसके बाद रेडियस होगा। अगर सेंटर नहीं है, उसका केंद्र बिंदु नहीं है, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, यहाँ पे प्रकार रखते हो, प्रकार की सुई यहाँ रखते हो और डायरेक्टली रख के उसको रोटेट कर देते हो पेंसिल से। तो वो क्या है, वो आप उसको केंद्र मानते हो और उस केंद्र में रख के आप क्या करते हो, प्रकार को चारों साइड घुमाते हो। तो मैं आपसे एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि जो वृत्त में यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है ना, वही रेडियस यहाँ से यहाँ तक की भी होगी। ये मेरे चित्र में आपको फिगर में ये चीज नहीं दिख रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर रेडियस यहाँ से यहाँ तक की 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी 10 सेंटीमीटर ही रेडियस होगी। ये आपको कंफर्म होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आया बेसिक की नहीं, ये चीज मुझे बताइए। क्लियर है? और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन आपको क्या है कि जब तक आप रेगुलरिटी नहीं बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप रेगुलर हो जाते हैं तो आपके माइंड से जितना भी मेंसुरेशन का डर है वो पूरा बाहर हो जाएगा। एक चीज आप याद रखिए, ठीक। अब मैं बोल देता हूं कि मेरे पास मान लो ये कोई सर्किल है, मेरे पास ये एक सर्किल है। आज पहले बेसिक चर्चा कर लेंगे, फिर मैं कॉन्सेप्चुअल आपको बताऊंगा, ठीक है। ये मेरा कोई सर्किल है। अब यहां से यहां तक की ये मेरा एक सेंटर है और यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको मैं आर डिनोट कर देता हूं। ये रेडियस है, सेंटर को ओ बोल देता हूं, ठीक है। तो इस सर्किल में इस वृत्त में एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो पाई है ना वो ऑलवेज बी कांस्टेंट। ये पाई जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। नियत का मतलब समझ रहे हैं? नियत का मतलब है कि पाई का मान कभी चेंज नहीं होगा, पाई इसमें कांस्टेंट है। इस सर्किल में जिस किसी ने भी पाई का खोज किया है, तो मैं आपको बता रहा हूं उनने क्या किया है। पहले पता है कि उनने, सपोज करो कि उनने जब भी एक पहिए की खोज की, तो पहिया किस पे चलेगा? पहिया किसी सरफेस पे चलेगा, पहिया किसी जमीन पे चलेगा, पहिया किसी बेस पे चलेगा। जब उसको बेस मिलेगा तो उनने क्या किया पता है, उनने ये बात सोची कि अगर पहिया भले मेरा राउंड है, पहिया मेरा भले गोलाकार है, लेकिन यह किसी न किसी बेस में चल रहा है, तो इस पहिए, सपोज करो कि पहिया यहां से पहली बार में यहां तक की दूरी तय किया, इस जगह से पहिया क्या करता है, इस जगह की दूरी तय करता है। तो इस जगह से इस जगह की तय की गई दूरी को उनने क्या बताया है पता है? डिस्टेंस बताया है, जिसको हम 2 पाई आर बोलते हैं। समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूं भाई? अगर पहिया है तो अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर है, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी आर होगी, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आ गया, 2r निकल के आ गया। अब जब वो आविष्कार किए, इसका इन्वेंशन किए पहिए का, तो उन्होंने सोचा कि जो पहिया है वो किसी बेस में चलता है और किसी आधार पे चलेगा तो वो पूरी दूरी तय करेगा। अगर पहिया यहां से यहां तक की दूरी तय करता है तो वही डिस्टेंस तो मैंने 2 पाई आर लिखी है, और ये डिस्टेंस ही 2 पाई आर है। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि ये उसका सरकमफेरेंस होगा, ये उसकी परिधि होगी, ये उसका सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस होगा, उसकी परिधि होगी, जिसको हम 2 पाई आर बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें परिधि क्या होती है? परिधि आपसे कोई पूछ लेता है कि परिधि क्या है, तो किसी भी गोलाकार वस्तु के द्वारा, किसी भी गोलाकार वस्तु के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी ही वही उसकी परिधि है। ये चीजें मैं आपको बेसिक इसीलिए बता रहा हूं पहिए से रिलेट करके कि आपको पता चले, ठीक है। तो डिस्टेंस ही उसकी परिधि होती है, वो कितना दूरी तय कर रहा है वही उसकी परिधि हो जाएगी। अब आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास अगर मान लीजिए ये एक सर्किल है, तो इस सर्किल में कुछ एंगल भी बनता होगा। अगर ये मेरा सेंटर है और यहां से इसकी रेडियस आर है, मैं आर डिनोट करता हूं, और सेंटर इसका ओ है, तो यहां से बनने वाला कोण
इस जगह से बनने वाला कोण कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। यानी कि वृत्त के अंदर जो पहिया चल रहा है ना, ये जो पहिया घूम रहा है, यह पूरा 360 डिग्री चक्कर लगाएगा। 360 डिग्री चक्कर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस बिंदु से स्टार्ट कर रहा हूं तो वापस आके इसी बिंदु में खड़ा हो जाऊं, मैंने 360 डिग्री का चक्कर लगा दिया। ठीक है कि नहीं, समझ में आया? तो मैं आपसे कह सकता हूं कि 360 डिग्री एंगल दूरी पहिए नहीं, 360 एंगल 360 डिग्री एंगल पहिए के द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी 2 पाई आर है। मैं ऐसा कह सकता हूं आपसे। और यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं कि जो पहिया है वो अगर एक चक्कर मारेगा तो 360 डिग्री कोण बनाएगा और उसके द्वारा तय की गई डिस्टेंस जो होगी 2 पाई आर होगी। और वही 2 पाई आर हमारी परिधि है। सरकमफेरेंस को हम परिधि बोलते हैं। परिधि हमारी 2 पाई आर ही रहेगी। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इतना बेस लेवल से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बोल देता हूं कि ये जो पहिया है, मैं मान लेता हूं कि ये भी एक पहिया ही है और ये कोई सरफेस पे चल रहा है। तो जब सरफेस पे वो चल रहा है तो मैं आपसे नहीं कह सकता हूं क्या कि वो यहां से यहां तक की जो दूरी तय करेगा वो 2 पाई आर होगी। ये तो मैंने बोला ही आपसे। और ये सरफेस भी 2 पाई आर है। भाई सरफेस ही तो 2 पाई आर है। और उस सरफेस को हम आर्क बोल सकते हैं, चाप बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या कि पहिया अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस तय कर रहा है एक बार में, तो उतने ही डिस्टेंस में चक्कर लगाया होगा ना। और उतने ही डिस्टेंस में जब चक्कर लगाया है तो वो 2 पाई आर के बराबर होगा और वो तो एक चाप के बराबर होता है। मैं ऐसा आपसे बोल सकता हूं। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बात कर देता हूं, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। ओके, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, उसके बाद बात करता हूं। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि अगर वृत्त है और उसको मैं आधा कर दूं तो उसकी परिधि मुझे बताइए। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में निकल के आते हैं, इसलिए पहले मैं बेसिक क्लियर कराया आपको। और जिसको बेसिक समझ में नहीं आ रहा ना, वो वीडियो को दोबारा वॉच करें। मैं आपसे बोल देता हूं कि मैं एक यहां अर्धवृत्त बनाता हूं, अर्धवृत्त बनाता हूं। ठीक है, ये हमारा अर्धवृत्त हो जाता है। इस अर्धवृत्त में मुझे बताइए कि इसकी परिधि क्या होगी। इस अर्धवृत्त में मुझे बताइए कि इसकी परिधि क्या होगी और इसका चाप क्या होगा। दोनों चीज। तो यहां से ये मेरा अगर सेंटर है, ये मेरा अगर सेंटर है और इसको मैं आर मान लेता हूं कि ये मेरी त्रिज्या है, तो ये आर होगी, तो ये भी आर होगी, ये 2 आर हो गया। क्लियर है? अब मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूं कि जब वृत्त हम पूरा राउंड लेते हैं, जब वृत्त हम पूरा चक्कर लगाते हैं तो उसका परिमाप कितना होता है, उसकी परिधि कितनी होती है? कोई मुझे बता सकता है क्या? उसकी परिधि होती है 2 पाई आर। जब वृत्त में हम पूरा चक्कर लगाते हैं तो उसकी डिस्टेंस कितनी तय करता है? 2 पाई आर। तो यहां पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? पाई आर। भाई 2 पाई आर का वो हो गया। लेकिन मैं आपसे बात बोलता हूं कि यहां से अगर चक्कर लगा रहा है तो इस जगह से चक्कर लगा के, ये ऐसे ये चक्कर लगा के और वापस वो अपनी जगह पहुंचेगा तो एक परिधि का निर्माण करेगा। और मैं परिधि की तो आपसे बात कर रहा हूं। भाई अगर मैं यहाँ से चक्कर चालू करता हूँ और यहाँ जाता हूँ फिर वापस उसी जगह पे जाऊंगा तो मेरा पेरीमीटर होगा, तो मेरा सरकमफेरेंस होगा, तो मेरी परिधि होगी। तो परिधि पूरे चक्कर लगाने की है। तो पहले उसने क्या किया है? आधा वृत्त का चक्कर लगाया है, तो क्या होगा? पाई आर आधा वृत्त का। और ये डिस्टेंस भी तो उसने तय की है, प्लस का 2 आर। समझ में आ रहा? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? प्लस का 2 आर, ये आर और ये आर। ठीक है, अब मैं चाप की बात करूं तो चाप कितना हो जाएगा?
चाप पे कुछ नहीं करना है, पूरे वृत्त का चाप 2 पाई आर है, आर कितना है 2 पाई आर, मैंने आपको बताया है, तो आधे वृत्त का कितना हो जाएगा पाई आर। समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करिए कि अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि अर्धवृत्त का परिमाप बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सोचना है कि वृत्त अगर पूरा तय करता है, पूरा वृत्त होता है तो 2 पाई आर होता है, उसका पूरा वृत्त होता है तो उसका 2 पाई आर होता है। देख लीजिए, तो आधा वृत्त होगा तो कितना हो जाएगा पाई आर नहीं हो जाएगा क्या भाई, इसका 1/2 में आप गुणा कर दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पाई आर हो जाएगा आधे वृत्त का। अब मैं आपको बोलता हूं कि हम परिधि की बात करते हैं, तो यहाँ से डिस्टेंस उसने तय किया ना, इस जगह से इस जगह की डिस्टेंस इसने तय ही किया है, और वो कितना है r प्लस r 2r हो जाएगा, और वही मैंने आपको लिख के दिया है। क्लियर है क्या? एग्जैक्ट चीजें सिखा रहा हूं जो आपको बेसिक से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहां से आपसे बात कर देता हूं, मैं यहां से एक वृत्त ऐसा बना देता हूं, ये सपोज करो ये मेरा एक वृत्त है और ये भाग है। अब इसको आप क्या बोलेंगे? कुछ बच्चों को तो ये चीजें पता ही नहीं है, तो मैं इसको बता रहा हूं, इसको चतुर्थांश बोलते हैं, वृत्त का चतुर्थांश बोलते हैं, 4th पार्ट हम इसको बोल सकते हैं कि वृत्त का ये चौथा भाग है, इसको चतुर्थांश बोलते हैं। तो इसके मैं अगर चाप की बात करूं, इसका आर्क मैं बात करता हूं, इसका चाप अगर मैं आपसे बात करता हूं तो मुझे बता दीजिए, और इसकी परिधि मैं आपसे बात करता हूं तो मुझे बता दीजिए, दोनों चीज परिधि क्या होगी और इसका आर्क क्या होगा, इसका चाप क्या होगा, ठीक है। तो आर्क की मैं अगर आपसे बात करूं तो आपको कुछ नहीं करना है, पूरा कितना होता है चाप, पूरे वृत्त का 2 पाई आर होता है। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, पता है क्या, कि जब वृत्त पूरा रोटेट होता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये वृत्त का चौथा भाग नहीं है क्या? अगर ये वृत्त का चौथा भाग है तो ये 90 डिग्री रोटेट होगा, और 90 डिग्री बटे 360, यही तो मैं आपसे बोल रहा हूं। क्लियर है? यहां से आप इसको काट भी सकते हैं, 4 2 पाई आर बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको भी कर सकते हैं या लिख लीजिए 2 पाई आर बाई 4। अब परिधि की मैं बात करूं तो पाई आर मैंने किसकी चीज बताई थी, इस चीज की, कि अगर ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस तक करता है तो पाई आर होगा, और ये चीज इसकी आधी नहीं है क्या, ये जो चीज लिखी हुई है इस चीज की आधी है, तो पाई आर का मैं आधा कर देता हूं। डायरेक्टली मैं बेसिक से समझा के बता रहा हूं ताकि आपको पता चले। इस चीज का मैंने आधा कर दिया, और प्लस का डिस्टेंस, तो अगर ये मेरा केंद्र है तो ये आर तय करेगा, तो ये भी आर तो है, मतलब कि इस बिंदु से पहले चलेगा तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा और फिर ऊपर होकर यहाँ से टर्न हो जाएगा, और यही तो हमारी परिधि होती है। तो परिधि में पहले कितना है पाई आर का किया मैंने, पाई आर का दूसरा भाग ये है मैंने कर दिया, और ये दोनों रेडियस है आर और आर प्लस का 2r। क्लियर हुआ क्या? एग्जैक्ट चीजें आपकी एग्जाम में ऐसे ही छपेगी। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब तक आप कंसिस्टेंसी किसी चीज का मेंटेन नहीं करेंगे, जब तक आप किसी चीज की कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको आगे कोई नहीं ला सकता है। अगर आपको आगे ला सकता है तो आप खुद, दूसरा कोई भी नहीं। तो बने रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।